गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं स्पेशली क्लास 8 के लिए ये न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो आपके बुक का सेकेंड चैप्टर है। अभी हम लोग सेल को कंप्लीट किए हैं और आशा करते हैं कि आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। आप सभी नोट्स लिख लिए होंगे। अब कुछ ही समय में इट मे बी पॉसिबल कि सैटरडे के दिन हम एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करें ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसी तरीके से अच्छे से सभी वीडियोस को पढ़ेंगे, उसका नोट्स बना के आप लोग कंप्लीट रखेंगे, और जब आप पढ़ के उसे रहेंगे तभी आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। अब आज न्यू चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो सेकेंड चैप्टर है आपके बुक का, उसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसे आप थोड़ा सा समझें। वैसे अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉलर, स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म का मतलब है लिविंग बॉडी। तो आपको इसके नाम से क्लियर पता चल जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ स्मॉल लिविंग बॉडी। बट यहाँ स्मॉल से हम बात करते हैं कि हाउ मच स्मॉल। तो आप इससे आप समझेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेफिनेशन में देते हैं कि दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट बी सीन by our naked eye, it only seen by the microscope, that organisms are known as microorganisms। मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपने आँख से डायरेक्टली देख नहीं सकते, इसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं। तो ऐसे इतने स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर लें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोज ऑर्गेनिजम्स organisms which can not seen by our naked eye, it only seen under the माइक्रोस्कोप। यानी आप उसे सिर्फ माइक्रोस्कोप के सहायता से ही देख सकते हैं। इतने स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ही हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम जिस ऑर्गेनिजम्स का करते हैं उसे हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके हिस्ट्री की बात करें। आप तो समझे, सेल चैप्टर में आपने पढ़ा था कि सबसे पहले लिविंग सेल का डिस्कवरी लीवेनहॉक ने किया था। तो लीवेनहॉक ने जिस ऑर्गेनिजम्स का डिस्कवरी किया उसे एक्चुअली उन्होंने डाइटम्स कहा था, और वही डाइटम्स बाद में चल के बैक्टीरिया के नाम से जाना गया। आज हम जिसे बैक्टीरिया कहते हैं उसे लीवेनहॉक ने सबसे पहले डाइटम्स कहा था। तो अब आप इससे कोरिलेट करें कि सबसे पहला लिविंग सेल का जो स्टडी किया गया उसे लीवेनहॉक ने वो डिस्कवरी किया था। तो उससे पहले हम लोग लिविंग सेल का स्टडी नहीं कर पाए थे। तो इसका मतलब ये है
कि फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग सेल के नाम से जाना गया उसको देखा था किसने, तो लीवेनहॉक ने। सो दैट्स वाई लीवेनहॉक इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का फाउंडर कह लें या फादर कह लें, वो लीवेनहॉक को बोला जाता है। इसका मेन वजह यही है कि उन्होंने ही सबसे पहले लिविंग सेल का डिस्कवरी किया और उन्होंने अपने ही द्वारा बने हुए माइक्रोस्कोप में उसे देखा था। दैट्स वाई लीवेनहॉक इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले अब हम लोग माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन कर लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी एक्चुअली ये बायोलॉजी का ही ब्रांच है, जिस ब्रांच में आप स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उसके इफेक्ट का स्टडी करते हैं। दैट स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी तो इसका डेफिनेशन लिख लें। दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with microorganisms and their इफेक्ट। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उसके इफेक्ट का स्टडी बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम करते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो ये डिफिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी डिफिनेशन क्लियर हो गया एंड माइक्रोबायोलॉजी का भी डिफिनेशन क्लियर हो गया। इसका मतलब ये भी है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्टडी हम लोग तब से शुरू कर पाए जब से माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 17th सेंचुरी में हुई। 17वीं शताब्दी में माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। देन आफ्टर इस चीज़ का लोग स्टडी करने लगे। तो सबसे पहले लीवेनहॉक ने किया था। इसीलिए एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे नोट में, फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये माना जाता है लीवेनहॉक को। लीवेनहॉक ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लीवेनहॉक को मानते हैं। लेकिन लीवेनहॉक ने चूँकि ये 17वीं शताब्दी में चूँकि इसका स्टडी उन्होंने स्टार्ट किया था, इसीलिए इनको फाउंडर कहते हैं। बाद में चल के एक क्रॉस हुए साइंटिस्ट, तो उन्होंने उनको भी, और उसके बाद से जब वैक्सीनेशन का डिस्कवर लुईस पास्चर, तो लुईस पास्चर को भी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मानते हैं। तो एक्चुअली ये ईरा के हिसाब से है, लेकिन सबसे पहले चूँकि लीवेनहॉक ने किया था इसीलिए हम लीवेनहॉक को ही फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। रोनाल्ड रॉस और लुईस पास्चर, इनका भी नाम कहीं कहीं पर आप फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में देखेंगे, चूँकि उन्होंने इस चीज़ को और आगे बढ़ाया, डीपली इसका स्टडी किया। चूँकि ये 19th सेंचुरी की बात है, तो 19th सेंचुरी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्टडी को सबसे ऊपर तक ले जाने वाले साइंटिस्ट में से रोनाल्ड रॉस एंड
लुईस पास्चर का नाम आता है, इसीलिए उन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कह सकते हैं। लेकिन फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात हम करें तो लीवेनहॉफ को कहेंगे। तो ये चीज़ आप इसके इंट्रोडक्टरी क्लास के लिए याद रखें। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो इसका चूँकि इतिहास बहुत ही पुराना है। आप जानते होंगे कि हम जिस प्लैनेट पे रह रहे हैं, यानी अर्थ की मैं बात करता हूँ, तो इस अर्थ का इवोल्यूशन 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। यानी 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का इवोल्यूशन हुआ। इससे पहले अर्थ बिग बैंग का एक पार्ट हुआ करता था। बिग बैंग कहने का मतलब ये है कि जब तक अर्थ उस छोटे से पार्टिकल्स के फॉर्म में था तो उस समय तक किसी भी प्लैनेट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। लेकिन बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से जब उस पॉइंट पार्टिकल्स जो बहुत ही ज़्यादा हाईली कंडेंस्ड पार्टिकल्स था उसमें जब एक्सप्लोजन हुई तो उसी एक्सप्लोजन से इतने सारे प्लैनेट, इतने सारे स्टार, इस सब का फॉर्मेशन हुआ। उसी फॉर्मेशन में से एक प्लैनेट अर्थ भी है जो इस सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो ये 4.5 बिलियन ईयर्स एगो की बात है। और उसके जस्ट 1500 ईयर्स बाद, यानी 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ और 3005 ईयर्स एगो आप बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इतिहास मिलता है। और वहाँ से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो चुके थे। तो अब आप समझेंगे कि इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हैं, इन सभी ऑर्गेनिजम्स में सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो उस समय यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे। उस समय इतने बड़े बड़े कोई भी जाइंट या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि इसका इवोल्यूशन ही उस समय नहीं हुआ था। तो उस समय सबसे फर्स्ट अर्थ पर इवॉल्व होने वाले ऑर्गेनिजम्स में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं। क्यों कि पहले प्राइमेट्स का इवोल्यूशन हुआ ओशन वाटर से, और फिर ओशन वाटर में जो प्राइमेट्स बने उसी में कम्प्लेक्सिटी आती चली गई, और वही कम्प्लेक्सिटी पहले यूनिसेलर प्रोकैरियोट से यूनिसेलर, और यूनिसेलर में फिर से कम्प्लेक्सिटी आती चली गई, और इतने तरह के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ। तो ये 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी यहाँ पर एक बात और याद रखना है, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कब हुआ था? तो याद रखेंगे 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, ये अर्थ का इवोल्यूशन है। एंड इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें अगर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये हुआ था 3 बिलियन ईयर्स एगो, आज से 3000 साल पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ। तो इस तरीके से ये दो मेन पॉइंट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। अर्थ का इवोल्यूशन 4.5 बिलियन ईयर्स एगो एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन 3 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा कुछ बातें हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अकरेंस की, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका किंगडम कितना लार्जर है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका याद आप रखेंगे, अकरेंस। इस अकरेंस में एक सेंटेंस आप लिख लें, इट इज
फाउंड इन एवरी हैबिटेट, किसी भी हैबिटेट की आप बात करें, ये सभी तरह के हैबिटेट का मतलब है वो जगह जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, उसके रहने का जगह जिसे आप होम कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी हैबिटेट में रह सकता है, चाहे आप एयर की बात करें, सॉइल की बात करें, माउंटेन रेंज की बात करें, या डीप ऑफ द ओशन की बात करें, कोल्ड रीजन की बात करें, या टेम्परेट जोन की बात करें जहां का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस भी होगा, वैसे कंडीशन में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। तो इसीलिए इसकी हम अगर हैबिटेट की बात करें तो ये कोई हैबिटेट है ही ऐसा नहीं जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाया नहीं जाता है। ये अलग बात है कि ये आपको आंख से दिखाई नहीं देगा, ये हमारे बॉडी के अंदर भी पैरासाइटिक फॉर्म में है, चाहे एनिमल हो या प्लांट बॉडी हो, सभी बॉडी के अंदर में एज ए पैरासाइट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। तो इनसाइड द बॉडी भी हो गया, और साथ ही साथ अर्थ के ऊपर ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जहां पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाया नहीं जाता है। तो अकरेंस में आप इतना समझ लें, इट इज फाउंड इन एवरी हैबिटेट, चाहे किसी भी तरह का वो हैबिटेट है, चाहे वो फ्री सर्वाइवल की बात हो या फिर पैरासाइट के फॉर्म में हो, टेम्परेट जोन की बात हो या कोल्ड रीजन की बात हो, समंदर की अथाह गहराई की बात करें या फिर माउंटेन पीक की बात करें, तो ये सभी जगह पर ये ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है। सो इसका हैबिटेट एवरी रीजन ऑफ द अर्थ की बात अगर आप करें तो यहाँ पर ये पाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका याद रखना, हमें नेचर की बात करते हैं। नेचर में देखिए इसके दो तरह के नेचर हो सकते हैं, या तो ये सॉलिटरी मतलब सिंगल लाइफ सर्वाइव करेगा, या फिर ये कॉलोनियल यानी ग्रुप में रहना पसंद करता है। तो इसमें दोनों नेचर है, यानी ये सॉलिटरी यानी सिंगल लाइफ और फिर कॉलोनियल, तो दोनों तरीके से ये रहता है। तो नेचर में याद रखिए आप कि सिंगल एंड कॉलोनियल यानी ग्रुप में, तो दोनों तरीके से ये सर्वाइव करता है, बोथ। तो इसका नेचर ये हो जाएगा कि ये सिंगल भी सर्वाइव करेगा या फिर कॉलोनियल फॉर्म में भी यानी ग्रुप में भी ये रहना पसंद करता है। तो वो दोनों कंडीशन में रह सकता है। नेक्स्ट है इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अगर हम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में याद रखें कि प्रोकैरियोट भी होता है। ये प्रोकैरियोट का मतलब ये है कि ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें नहीं होगा, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, और यूकैरियोटिक में भी होगा तो यूकैरियोटिक भी बोलते हैं। और यूकैरियोटिक में दोनों कंडीशन यानी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर बोथ, ये दोनों कंडीशन को करेगा। तो यूनिसेलुलर भी होता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ये दोनों कंडीशन में होता है। यूनिसेलुलर में जैसे आप अमीबा का नाम सुने होंगे, पैरामीशियम का नाम सुने होंगे। मल्टीसेलुलर में आप चले जाएं तो हाइड्रा का नाम सुने होंगे। तो इस तरीके से आप देखिए बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं या अलगी हैं जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये सभी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका प्रोकैरियोटिक भी होगा और यूकैरियोटिक भी होगा। तो यहाँ पर भी ये दोनों नेचर है। तो यूनिसेलुलर में भी कुछ है और कुछ मल्टीसेलुलर में भी है। तो इस तरीके से आगे जब हम इसका एग्जाम्पल देंगे तब आपको क्लियर पता चल जाएगा। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जब क्लासिफिकेशन होगा तो मेनली आप देखेंगे कि इसमें 4 क्लास में इसे डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट आता है बैक्टीरिया, सेकेंड है फंजाई, थर्ड है एल्गी, फोर्थ है प्रोटोजोन्स, फिफ्थ
कहीं कहीं किसी बुक में 5 क्लासिफिकेशन है जिसमें वायरस का भी नाम दिया हुआ है। तो वायरसेस को हम ऑर्गेनिजम्स नहीं बोल सकते। ऑर्गेनिजम्स इसलिए नहीं बोलते हैं कि उसका फ्री लिविंग नहीं हो सकता। जब तक वो पैरासाइटिक फॉर्म में है तभी तक वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। लेकिन अगर वो आउटसाइड द बॉडी है, चाहे वो प्लांट बॉडी में हो या एनिमल बॉडी में, तब तो वो लिविंग एक्टिविटीज़ को शो करेगा। लेकिन जब वो प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी में नहीं है तो उस समय वो नॉन लिविंग शो करता है। इसीलिए हम उसे ऑर्गेनिजम्स नहीं बोल सकते। ऑर्गेनिजम्स के लिए हमें याद रखना होगा कि फ्रीली उसका लाइफ सर्वाइव करने की उसमें एबिलिटी हो, यानी किसी बॉडी में जाने पर ही वो सिर्फ अपनी एक्टिविटीज़ को दिखाता है, आउटसाइड द बॉडी वो फिर नॉन लिविंग हो जाएगा। तो इसको हम ऑर्गेनिजम्स नहीं बोल सकते। इसीलिए क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे कि हम 4 क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन चूंकि वायरस किसी लिविंग बॉडी में जब इंटर करता है तो उसके बाद वो अपने एक्टिविटीज़ को शो करता है, इसीलिए उसका इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है। उस इफेक्ट के कारण हमें वायरस का स्टडी करना जरूरी है। सो दैट्स वाई हम वायरस को भी क्लासीफाई कर लेते हैं। लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन देखें तो 4 ही है। तो वही मैं बता रहा था कि उसमें जैसे प्रोटोजोन्स है, तो प्रोटोजोन्स में जैसे अमीबा आएगा, जैसे पैरामीशियम आएगा, जैसे यूग्लिना आएगा, तो वो सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। और फिर उसी में आगे चलें तो हाइड्रा आएगा, सिलेंट्रेटा ग्रुप से बिलोंग करता है। तो उसमें यूकैरियोट में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में, जैसे फंगाई की मैं बात करूँ तो फंजाई आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सेप्रोफाइटिक है। तो इस तरीके से यूकैरियोटिक भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि ये दोनों हो गया, यानी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आएंगे, लेकिन वो स्मॉलर होंगे और उनकी साइज इतनी छोटी होगी कि उसे हम नेकेड आई से स्टडी नहीं करेंगे, नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ही स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कहलाएगा। आगे हम अगर देखें तो थोड़ा सा फिर हम क्लासिफिकेशन करें, उससे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक पॉइंट आप यहाँ पर और लिख दें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफ, एंड हेटेरोट्रॉफ, ये दोनों नेचर का होता है। तो जो एनिमल क्लासिफिकेशन में आएंगे तो वो तो हेटेरोट्रॉपिक हो जाएंगे, जैसे फंजाई की मैं बात करूं, अमीबा की मैं बात करूं, बहुत सारे डिजीज कॉजिंग प्रोटोजोआ है उसकी बात करूं तो वो सभी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का हो जाएगा। और कुछ जैसे साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू गिल एल्गी है, तो ये सब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट टाइप हो सकता है उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। अब आगे हम क्लासिफिकेशन की बात करें। क्लासिफिकेशन से पहले हम थोड़ा सा इसके इफेक्ट को देखें तो याद रखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इफेक्ट दोनों हो सकता है। इफेक्ट यानी हमारे बॉडी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारे बॉडी पर इसके दोनों इफेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट। हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट में देखिए पहले तो ऐसा ही माना जाता था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उसका कुछ भी यूजफुल इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर नहीं होगा, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेनिक नेचर के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट होता गया तब हम लोगों को इसके इफेक्ट के बारे में पता चला और फाइनली
आज हम इस कंडीशन में आ गए हैं कि अब हम लोग फ्रीक्वेंटली ये चीज़ बोलें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इफ़ेक्ट हमारे बॉडी के लिए, हमारे डेली लाइफ के लिए दोनों तरह का है। यानी ये हार्मफुल इफ़ेक्ट भी प्रोवाइड करता है, हार्मफुल इफ़ेक्ट तो देता ही देता है, साथ ही साथ इसका यूज हमारे लाइफ में यूज़फुल भी है। वो आप देखेंगे एक एक करके। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट में आप देख लें तो ये तो जनरली पैथोजेनिक होता है। तो पैथोजेनिक होने के कारण, पैथोजेनिक इन नेचर, और पैथोजेनिक होने के कारण ये डिजीज कॉज करता है। आप जानते होंगे कि पैथोजेंस हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो डिजीज कॉज करता है, यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज पैथोजेंस। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेनिक इन नेचर होता है, ये डिफरेंट तरह के डिजीज कॉज करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, प्रोटोजोन्स हो। तो ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह के डिजीज कॉज करते हैं। अभी हम कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन के बाद जब मैं स्पेसिफिकेशन में जाऊंगा तो उस समय आपको मैं बताऊंगा कि बैक्टीरिया स्पेशली कौन सा डिजीज कॉज करता है या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं। लेकिन अभी चूंकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम इस सभी के बारे में अभी कंबाइंड स्टडी करेंगे। तो ये पैथोजेनिक इन नेचर है, तो डिजीज कॉज करेगा। तो कौन कौन सा डिजीज? तो उसको डिजीज में सिंपल, जैसे आप देखिए एग्जांपल में, तो जैसे ये कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, एड्स, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, इट इज बहुत सारे डिजीज हैं। लेकिन आप एग्जाम्पल में ये समझ लें कि ये सब ही डिजीज जो आपका मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, ये सभी किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ही होता है, चाहे वो वायरस के कारण हो, बैक्टीरिया के कारण हो, या फिर प्रोटोजोन्स के कारण हो। तो ये जो भी डिजीज हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं, यानी ये इसका हार्मफुल इफेक्ट है। इसी के साथ हमारे बॉडी में फंजाई के कारण बहुत सारे स्किन डिजीज हो जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारे डिजीजेज हैं जो स्पेसिफिकेशन में मैं आपको बताऊंगा। तो ये पहला याद रखें, हार्मफुल इफेक्ट में ये पैथोजेनिक इन नेचर होता है, यानी ये डिफरेंट तरह के डिजीज कॉज करते हैं। अब सेकेंड में आप याद रखेंगे यूजफुल इफेक्ट, यूजफुल इफेक्ट्स। यूजफुल इफेक्ट में आप फर्स्ट पॉइंट याद रखें, इट इज यूज्ड इन फूड इंडस्ट्रीज। फूड इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इंडस्ट्रीज जैसे फॉर मेकिंग कर्ड, दही बना, दूध से दही बनाने में, फॉर मेकिंग कर्ड, ब्रेड, पेस्ट्रीज, अल्कोहल, इट इज। ऐसे बहुत सारे बेवरेज हैं, या फिर बेकिंग इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है लार्ज स्केल में, ताकि इसमें एक ईस्ट होता है, उसमें फर्मेंट करने की एबिलिटी होती है, तो उसके उस फर्मेंटिंग नेचर का यूज हम लोग कर लेते हैं इसमें। चाहे अल्कोहल बनाने की बात हो, या पेस्ट्रीज बनाने की बात हो, ब्रेड बनाने की बात हो, लैक्टोबैसिलस से आप दूध को दही में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फूड इंडस्ट्रीज में इन माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, तो एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, etc. ये सब बनाने, साथ ही साथ इसका यूज नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जिसमें एजेटोबैक्टर, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इस सब का यूज नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी किया जाता है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाने में इसका यूज करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो इसे हम इन्वायरमेंटल क्लीनर के नाम से जानते हैं। क्यों? तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो हम लोग इसमें से खास करके वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सेप्रोफाइटिक इन नेचर है, यानी जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसका सेप्रोफाइटिक है, उसमें फंजाई आता है, तो वो सेप्रोफाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करता है कि नेचर में जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं उन सभी को डिकम्पोज करके सॉइल के फर्टिलिटी को भी बढ़ा देता है, साथ ही साथ आपके इन्वायरमेंट को क्लीन रखता है। इसीलिए हम इसे डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, क्योंकि यह ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिकम्पोज करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इट डिकम्पोजेज ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट को ये डिकम्पोज करता है एंड हेल्प इन कीपिंग आवर environment क्लीन। यह आपके इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में मदद करता है। सो दैट्स वाई आप इसे डिकम्पोजर्स कहेंगे, क्योंकि यह ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी हम लोग रिलीज करते हैं या नेचुरली वो रिलीज होता है प्लांट से या किसी और चीज़ से, तो उन सभी ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ये डिकम्पोज कर देता है और फाइनली हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखेगा और इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है। अब हम आगे जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितने ग्रुप में बांटा गया है। तो ये हमारे स्टडी में सुविधा के लिए, फॉर द कन्वीनियंट इन आवर स्टडी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन मेनली 4 ग्रुप्स। तो क्लासिफिकेशन में देखें आप, क्लासिफिकेशन किसका करना है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसका क्लासिफिकेशन मेनली 4 ग्रुप में किया गया है। जिसमें फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकेंड है फंजाई, थर्ड है एल्गी एंड फोर्थ है प्रोटोजोआ। यही मेन क्लासिफिकेशन है। और एक इसके अलावे एक और ग्रुप है जिस ग्रुप को आप वायरस कहेंगे, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट आपके बॉडी पर पड़ता है, इसीलिए इसका भी स्टडी इम्पोर्टेंट है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो इसी मेनली 4 ग्रुप में किया जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बैक्टीरिया अपलोड करेंगे। अभी आप सुन लें, जो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट होगा, तो हम अब नेक्स्ट क्लास में एक एक करके, पहले बैक्टीरिया, फिर फंजाई, फिर एल्गी, फिर प्रोटोजोआ एंड वायरसेस, इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले नेक्स्ट वीडियो अब जो अपलोड होगी वो बैक्टीरिया का। आप यहाँ तक पढ़ें, इसका नोट्स बना लें और अच्छे से, जहाँ पर नहीं समझ आए तो गूगल क्लासरूम में आप अपने क्वेश्चन को रखिए और वहाँ पर मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।